हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को देख रहे हैं। अब हम लोग किसको देख रहे हैं? भौगोलिक विस्तार को हम लोग देख रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि इसके पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित उसके कालखंड के बारे में पढ़ा था। कालखंड हम लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्या देखा गया है भौगोलिक विस्तार के बारे में, कैसे इसका विस्तार हुआ। तो सबसे पहले 1826 एडी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेरान जो कि एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने सबसे पहली बार हड़प्पा स्थल का दौरा किया। सबसे पहली बार क्या किया? हड़प्पा स्थल का दौरा किया। तो किसने पहली बार दौरा किया था? तो 1826 में चार्ल्स मेरान जो कि एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने हड़प्पा स्थल का दौरा किया था। और इनके द्वारा किया गया ये दौरा, ये प्रथम दौरा था। क्या था? ये प्रथम दौरा था। इससे पहले हड़प्पा स्थल का दौरा किसी ने भी नहीं किया था। और इन्होंने दौरा करने के बाद ये चीज़ बताया कि इस सभ्यता के नीचे क्या है, यानी कि ये जो जगह है इसके नीचे एक सभ्यता है। मिट्टी में क्या है? इसके नीचे मिट्टी में एक सभ्यता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो चार्ल्स मेरान ने बताया था, जो कि एक पुरातत्वविद थे। और कब बताया था? तो 1826 ईस्वी में बताया था इन्होंने। और इन्होंने सबसे पहले दौरा किया था कहाँ का? हड़प्पा का दौरा सबसे पहले किसने किया था? तो मेरान ने, चार्ल्स मेरान ने किया था। आगे अब हम लोग देखते हैं 1856 से लेके 1872 के बीच, 1856 से 1872 के बीच दूसरा दौरा किया गया। 1856 से 1872 के बीच में दूसरा दौरा किया गया, जो कि पुरातत्व के जनक, यानी कि पुरातत्व के जनक कनिंघम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पुरातत्व के जनक कनिंघम के द्वारा किया गया। कनिंघम को पुरातत्व का जनक माना जाता है, तो उनके द्वारा किया गया। और ये दौरा 2 बार किया गया। कितने बार किया गया? 2 बार दौरा किया गया। और इन्होंने भी ये बताया कि इस सभ्यता, इस जैसे कि ये जो जगह है, इसके नीचे एक सभ्यता दफन है, एक सभ्यता है, लेकिन उसकी खुदाई नहीं की जा सकती है। तो कनिंघम के द्वारा ये कहा गया कि इसकी खुदाई नहीं की जा सकती है। तो फिर किसी दूसरे वैज्ञानिक ने, किसी दूसरे विद्वान ने, किसी दूसरे पुरातत्वविद ने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसमें कुछ किया नहीं। और लगभग हम लोग देखें तो 100 साल का समय ऐसे ही गुजर गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 1920-21 में 1920-21 में एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जॉन मार्शल थे। इन्होंने फिर से प्रयास किया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जॉन मार्शल थे 1920-21 में। तो इन्होंने फिर से क्या किया? फिर से प्रयास किया। और क्या प्रयास किया? तो जॉन मार्शल ने अब खुदाई का प्रयास किया। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हम देखेंगे कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई की। ठीक है, यानी कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई गई। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इससे जो भी सामान प्राप्त हुआ, उस सामान को शिल्पकारिता के लिए, यानी शिल्पकारिता जांच के लिए लंदन भेजा गया। शिल्पकारिता जांच के लिए कहाँ भेजा गया? लंदन भेजा गया। तो 1920-21 में एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जॉन मार्शल थे, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल का क्या किया गया? खुदाई करवाया गया। तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब? 1920-21 में की थी। और इस खुदाई के बाद से इससे जो भी सामग्री प्राप्त हुई थी, तो उसे शिल्पकारिता के जांच के लिए कहाँ भेजा गया? लंदन भेजा गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं 1922 में। कब देखेंगे? 1922 में। तो 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि 1922 में भी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई गई। और इस खुदाई से भी जो भी सामग्री प्राप्त हुई, उसे क्या किया गया कि शिल्पकारिता जांच के लिए लंदन भेजा गया। शिल्पकारिता जांच के लिए कहाँ भेजा गया? लंदन भेजा गया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं
कि सबसे पहले हड़प्पा का दौरा किसने किया था, तो चार्ल्स मेराज पुरातत्वविद थे, इन्होंने किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा दौरा किसने किया था, तो कनिंघम ने किया था। पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो कनिंघम को माना जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1920-21 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी, तो 1922 में की थी। कब की थी, 1922 में की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थे, इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये चीज जो है ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1924 में लंदन से निकलने वाली इंडियन एंटीक्यूरी मैगजीन, लंदन से निकलने वाली इंडियन एंटीक्यूरी मैगजीन में यह आर्टिकल छापा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक ही सभ्यता से संबंधित है। क्या आर्टिकल छापा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक ही सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 1921-22 में क्या हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही है। और 1922 में हम देख रहे हैं 1920-21 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही है और 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हो रही है। और उसके बाद उससे जो भी सामान निकलता है उसको शिल्पकारिता के जांच के लिए लंदन भेजा गया। तो हम ये देखेंगे कि लंदन से निकलने वाली, अब लंदन से निकलने वाली एक मैगजीन है इंडियन एंटीक्यूरी मैगजीन, जिसमें यह आर्टिकल छापा गया। क्या आर्टिकल छापा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों एक ही सभ्यता से संबंधित है। दोनों क्या है, एक ही सभ्यता से संबंधित है। और अब हम लोग देखेंगे कि अब दुनिया भर के जो भी पुरातत्वविद थे अब वो इस सभ्यता की खोज में लग गए। दुनिया भर के जितने भी पुरातत्वविद थे वो सब क्या हो गए, इस सभ्यता की खोज में लग गए। सबको लगा कि हाँ ये बड़ी सभ्यता है, एक नई सभ्यता आई है, तो सब इसके खोज में लग गए। और इसके खोज में लगने के बाद से नए नए स्थलों की खोज भी हुई, नई नई स्थलों की क्या हुई, खोज भी हुई। अब हम लोग देखेंगे कि 1947 से पहले कौन कौन सी जगहों की खोज हो गई थी, यानी कितने जगह 1947 से पहले खोजे जा चुके थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं कि 1947 से पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर यह सभ्यता है। कहाँ है, रावी नदी के तट पर। इसको ध्यान से देखेंगे, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो रावी नदी के तट पर है। कहाँ है, रावी नदी तट पे है। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो में इसकी खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर है। आगे हम लोग देखेंगे कि आमरी देखते हैं। आमरी की खोज मजुमदार ने की थी और आमरी भी जो है वो भी सिंधु नदी तट पर है। आमरी भी कहाँ है, सिंधु नदी तट पर ही स्थित है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सुक्ताडोर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्यन स्टाइल और टेल्स जो है तो इन लोगों ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ स्थित है, तो कंकरान तट के ऊपर स्थित है। कहाँ स्थित है, तो कंकरान तट के ऊपर स्थित है। इसके आगे चनहुदड़ो जो है ये नॉर्मन ब्राउन और मिकाई ने इसकी खोज की थी। और चनहुदड़ो भी जो है वो कहाँ पे है, तो सिंधु क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंधु क्षेत्र में। इसके आगे हम लोग देखेंगे कोट दीजी देखेंगे। इसकी खोज घूरे और FA खान ने की थी और ये भी कहाँ पर है, तो सिंधु क्षेत्र में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, तो सिंधु क्षेत्र में स्थित है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि 1947 से पहले जितने भी स्थलों की खोज की गई थी, 1947 से पहले यहाँ पर जितने स्थलों की खोज की गई थी
तो ये सारे के सारे स्थल आज़ादी के बाद से पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद कौन से स्थलों की खोज हुई है जो कि हमारे भारतीय क्षेत्र में मिले हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद में कौन से स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से। इसके पहले हम लोग देखे थे कि आज़ादी के पहले जो भी खोजे गए थे तो वो पाकिस्तान क्षेत्र में चले गए थे। तो अब आज़ादी के बाद जो खोजे गए थे उसको हम देखते हैं। तो आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1960 तक के काल में हम लोग देखेंगे कि कौन से स्थलों को खोजा गया था। तो 1947 से लेकर के 1960 तक के बीच में हम देखते हैं रोपड़ स्थल है। रोपड़ को यज्ञदत्त शर्मा बीबी लाल ने खोजा था और ये सतलज नदी के तट पर है। कहाँ है? सतलज नदी के तट पर है। रोपड़ कहाँ है? तो सतलज नदी के तट पर है। कालीबंगा को बीबी लाल तथा बीके थापर ने खोजा था। बीबी लाल तथा बीके थापर ने कालीबंगा को खोजा था। और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर है। पूर्व में इसे सरस्वती नदी कहा जाता था। पूर्व में इसे क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी कहा जाता था। और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी तट पर स्थित है। इसके आगे हम लोग देखते हैं लोथल जो है इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। और ये भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे है। इसके आगे रंगपुर की भी खोज रंगनाथ राव ने की थी। और ये मादर नदी के तट पर है। कहाँ है? मादर नदी के तट पर कौन है? रंगपुर है। और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की है। और इसके आगे रुड़की भी जो है इसकी भी खोज रंगनाथ राव ने ही की है। और ये भी मादर नदी के तट पर है। कहाँ है? मादर नदी के तट पर है। कौन? तो रुड़की खोजकर्ता या फिर उत्खनन करता रंगनाथ राव और मादर नदी के तट पर स्थित है। तो ये हम लोग देखें कि भारत में स्थित स्थल है ये, वर्तमान भारत में। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1947 से लेकर 1960 तक के बीच के ये क्षेत्र हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 1947 से 1960 के बीच। इसके पहले हम लोग देख लिए। अब 1960 से 1970 के बीच में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्थलों की खोज हुई है। तो 1960 से 1970 के बीच में महत्वपूर्ण स्थल जो थे वो दशलपुर का उत्खनन करता कौन थे? रंगनाथ राव। और ये कच्छ गुजरात में स्थित है। बालाकोट जो है इसके उत्खनन करता डेल्स थे। और ये सिंधु नदी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंधु नदी क्षेत्र में स्थित है। और सिंधु नदी क्षेत्र में जो स्थित है वो कहाँ चला गया? वो पाकिस्तान में चला गया। अब इसके आगे हम देखते हैं धौलावीरा के उत्खनन करता कौन थे? तो जेपी जोशी तथा RS बिष्ट। और धौलावीरा है कहाँ? तो धौलावीरा है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। और इसके उत्खनन करता कौन है? तो जेपी जोशी और RS बिष्ट हैं। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे 1970 से 1980 के बीच में। 1970 से 1980 के बीच में हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे सुरकोटदा उत्खनन करता कौन हो जाएंगे? जेपी जोशी। और सुरकोटदा भी कहाँ पे है? तो ये भी कच्छ जिला में है। कहाँ पे है? कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। इसके बाद से हम देखेंगे बनावली जो है वो रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता थे। और बनावली रंगोई नदी के तट पर है। कहाँ पे है? रंगोई नदी के तट पर बनावली स्थित है। इसके आगे हम देखेंगे मांडा जो है इसके उत्खनन करता जेपी जोशी है। कौन है? जेपी जोशी। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये चेनाब नदी के किनारे है। मांडा किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। अब हम देखेंगे दाइमाबाद जो है वो इसका सबसे दक्षिणी छोर है। यानी कि इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? दाइमाबाद है। दाइमाबाद के खोजकर्ता HD संकीलिया। कौन थे? HD संकीलिया। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है।
इसके आगे हम लोग देखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है। और आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है? तो हिंडन नदी के तट पे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है और हिंडन नदी के तट पर कौन है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे आलमगीरपुर स्थित है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे 1980 से 2000 के बीच किन किन क्षेत्रों का उत्खनन किया गया। तो इसमें हम देखेंगे कि 1980 से लेके 2000 के बीच में अगर हम लोग देखें तो वो सारे के सारे क्षेत्र अपने सीमा के अंदर ही इनका उत्खनन किया गया है। अपने सीमा क्षेत्र से अंदर ही इन्हें खोजा गया है, इनका उत्खनन किया गया है। सीमा क्षेत्र के बाहर इसमें कोई स्थल नहीं है। तब इसमें हम देखते हैं कि सीमा क्षेत्र के अंदर यानी सीमा क्षेत्र के भीतर ही इसका स्थल की खोज की गई है। इसके बाद देखते हैं कि 1980 तक अगर देखा जाए तो 300 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी थी। 1980 तक अगर देखा जाए तो 300 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी थी। और 1980 से 2000 ईस्वी तक की अगर हम बात करते हैं तो 2000 ईस्वी तक ये स्थल 1500 तक पहुंच चुके थे। 1500 लगभग 1500 क्षेत्र इसके उत्खनन किए जा चुके हैं। अभी तक 1500 क्षेत्रों को खोजा जा चुका है। अब हम देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण स्थल कौन से हैं, कौन से इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं जिन्हें खोजा गया है। तो इसमें हो जाएगा राखीगढ़ी, कुणाल, भगवानपुर जो कि हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये सब हरियाणा में स्थित है। इसके आगे हम देखेंगे बाड़ा, सिसवाल, संगोल जो कि कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। इसके आगे बालाधान, बालाधान राजस्थान में स्थित है। मालवन, कुंतैसी, खडन, हडवा, कुरान ये गुजरात में स्थित है। और इसके आगे हुतलास, सिनाहुल्ला ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम यूपी में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि हाँ कौन कौन से स्थल है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है, उन सब के बारे में हम लोग जाने। और प्रारंभ से लेकर के यानी कि 1920-21 से लेकर के और 2000 तक जिन जिन स्थलों की खोज हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम लोग जान भी चुके हैं। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब इसमें हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में बड़े शहरों से छोटे शहरों के अनुक्रम को हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में बड़े शहरों से छोटे शहरों के अनुक्रम को हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। तो कौन था सबसे बड़ा? मोहनजोदड़ो था। उसके बाद गाबरीवाला, उसके बाद हड़प्पा, फिर आता है राखीगढ़ी और फिर आता है धौलावीरा। 5वें स्थान पर इसमें कुंटेसी को भी रखा जाता है, यानी धौलावीरा की जगह पर कुंटेसी को भी रखा जाता है 5वें स्थान पर। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे बड़ा जो शहर था वो कौन सा था? मोहनजोदाड़ो था। सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो था सबसे बड़ा शहर। तो देखेंगे कि 7 नगर थे और कुछ कस्बे थे। हड़प्पा सभ्यता में 7 नगर थे और कुछ कस्बे थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो 7 नगर कौन कौन से थे। तो 7 नगर कौन कौन से थे? तो इसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और बनावली ये क्या थे? ये 7 नगर थे। ये क्या थे? ये 7 नगर थे। कौन कौन सा 7 नगर था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और बनावली ये 7 नगर थे। आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ कस्बे भी थे। तो कुछ कस्बे भी थे। तो यहाँ पे जो बंदरगाह पाए गए हैं उन्हीं बंदरगाहों को क्या कहा गया है? कस्बा कहा गया है। बंदरगाहों को क्या कह दिया गया? कस्बा कह दिया गया। तो इसमें कस्बों में हम लोग देखते हैं कि कस्बा कौन कौन। तो सुतकारीडोर, सुतकाकोट, डाबरकोट, बालाकोट, अलहिंदो, प्रभास, मेहगम और भगतरब ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर कस्बे पाए गए हैं, यानी कि यहाँ पर बंदरगाह था और बंदरगाहों को कस्बा कहा गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी राजधानी के बारे में। आगे क्या देखेंगे?
राजधानी के बारे में हम लोग देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि इसकी 3 प्रशासनिक राजधानियाँ थी और 1 आर्थिक राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता की 3 प्रशासनिक राजधानी और 1 आर्थिक राजधानी रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और इन राजधानी का अनुमान किस तरह से लगाया जाता है? क्या हम जानते हैं कि उस समय यही राजधानी थी? तो ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें ये अनुमान लगा करके चलते हैं कि उत्खनन से प्राप्त सामग्री, वहाँ के भवन निर्माण, वहाँ के सड़क निर्माण, वहाँ के जल निकासी प्रणाली को देख के, वहाँ के पर्यावरण से संबंधित कुछ चीज़ों को देख करके ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर 3 प्रशासनिक राजधानी और 1 आर्थिक राजधानी रही होगी। प्रशासनिक राजधानियों में अगर हम लोग देखें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, ये 3 को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा को प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषताओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा भी प्रशासनिक राजधानी रही होगी। और ये किसने माना है? तो आर.एस. विष्ट के अनुसार धौलावीरा को भी प्रशासनिक राजधानी कहा जा सकता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 1 आर्थिक राजधानी थी। वो 1 आर्थिक राजधानी कौन सी थी? तो आर्थिक राजधानी लोथल थी। आर्थिक राजधानी कौन सी थी हड़प्पा स्थल की? तो लोथल थी। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार को हम लोग देख लिए। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।